नमस्कार। फ्रीलांस मार्केट में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके है उनका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैं जो है वो screener.in करके जो वेबसाइट है उन्हीं का यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले screener.in पे आ जाता हूँ और यहाँ पे जो उनकी वेबसाइट दी गई है फ्रेंड्स, उनको विज़िट करता हूँ। तो यहाँ पे आप उनकी वेबसाइट विज़िट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पास वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर्स है। और यहाँ पे आप देखो तो 100 प्लस प्रोडक्ट्स, 700 प्लस इनके डोमेस्टिक कस्टमर और 400 प्लस ग्लोबल कस्टमर इनके पास प्रेजेंस है। और ये 4R प्रिंसिपल है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रिकवरी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और ये जो कंपनी है वो ग्लोबल जो पार्टनर है उनकी सबसे पहली पसंद है, ऐसा यहाँ पे कंपनी के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। और इनके बारे में अगर ये जो सभी स्लाइड्स है इनके बारे में अगर फर्दर आपको डिटेल जाननी है तो यहाँ पे जो एक्सप्लोर बटन है इनके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये जो सभी स्लाइड्स है इनके बारे में डीपली वहाँ पे दिखाया गया है। जो मैंने पढ़ा है वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वहाँ पे जाके उनके प्रोडक्ट्स और टेस्टिंग सर्विसेज, ये जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में डीपली पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आगे देखो तो यहाँ कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जिनके अंदर यहाँ पे आप देखो तो ये कंपनी का जो 75% पोर्टफोलियो है जो स्पेशलिटी केमिकल के अंदर वो ग्लोबली टॉप 4 के अंदर सारी प्रोडक्ट्स आती है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। और यहाँ पे नीचे आओ तो यहाँ पे बताया गया है कि इनके 100 प्लस प्रोडक्ट्स है, 700 प्लस इंडियन कस्टमर है, 400 प्लस ग्लोबल कस्टमर है, 16 से ज़्यादा इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और 6000 के आसपास इनके एम्प्लॉय है। उनके अलावा भी यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे दी गई है, जो मैंने सब पढ़ी है फ्रेंड्स। तो उनके बाद अगर यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज़ के की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो आरती इंडस्ट्रीज़ है फ्रेंड्स, वो आरती ग्रुप की ही फ्लैगशिप कंपनी है। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स है उनका ये प्रोडक्शन करती है। और इनके जो प्लांट्स है वो ज़्यादातर वापी, झगड़िया, दहेज, कच्छ जैसे गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट हो गए और तारापुर महाराष्ट्र इलाका है, वहाँ पे उनके प्लांट्स ज़्यादातर है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। और इनकी मार्केट शेयर की बात की जाए फ्रेंड्स तो एनसीबी बेस्ड जो स्पेशलिटी केमिकल्स है उनके अंदर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है, यहाँ पे बताया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। अगर बिजनेस ओवरव्यू की बात की जाए तो स्पेशलिटी केमिकल के अंदर भी बेंजीन के जो डेरिवेटिव है, यानी बेंजीन करके जो आता है, उनकी जो बाई प्रोडक्ट्स है उनका ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिनके अंदर आप देखो तो एनसीबीज हो गया, डीसीबीज हो गया, पीडीए और नाइट्रो टोल्यूइन हो गया, या फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ऐसे जो कुछ केमिकल है उनकी तो एंटायर वैल्यू चेन इनके पास है, मीन्स कि इनके जो रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल जो केमिकल है एंड यूज़र का, वो भी ये कंपनी बनाती है, जो कि बहुत अच्छी और अमेजिंग बात है फ्रेंड्स। और आगे यहाँ पे दिखाया गया है कि 16 से ज़्यादा इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इनके पास 2 R&D सेंटर्स है और यहाँ पे उनके पास 5 को जनरेटिव प्लांट्स है, इनके पास 100 प्लस प्रोडक्ट्स है, जिनके अंदर 700 प्लस डोमेस्टिक कस्टमर को वो अपना माल बेचते हैं और 400 प्लस ग्लोबल कस्टमर इनके हैं और 60 प्लस कंट्रीज़ के अंदर वो अपने केमिकल जो है वो एक्सपोर्ट करती है, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है फ्रेंड्स। अगर इनके यूज़र इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उनका जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसका यूज़ फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल, पॉलीमर, पिगमेंट, एरोमेटिक्स, सर्फेक्टेंट्स, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ है उनके अंदर यूज़ होता है। तो यहाँ पे उनके क्लाइंट की बात की जाए फ्रेंड्स तो जिनके अंदर पॉलीमर सेगमेंट में बीएसएफ हो गया, सोजित हो गया, सेबिक हो गया, जो बड़े बड़े नाम है वो बेसिकली इनके क्लाइंट है। और पिगमेंट सेक्टर की बात करें तो सन केमिकल, सुदर्शन केमिकल, अतुल, ये बड़े नाम इसके अंदर शामिल है। और यहाँ पे एग्रो केमिकल एंड फर्टिलाइज़र की बात करें तो इनके अंदर बेयर हो गया,
यूपीएल हो गया, ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज है जिनका नाम यहाँ पे उनके क्लाइंटेज में शामिल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये इंडिया के अंदर 48% अपना माल बेचते हैं और एक्सपोर्ट से जो उसका रेवेन्यू है वो 52% आता है, जो कि वो एक वेल डाइवर्सिफाई हम इनको मान सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कैपेक्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर कंपनी ने 1300 करोड़ के आसपास की कैपेसिटी एक्सपेंशन हो चुकी है और फाइनेंशियल ईयर 25 और उसके आगे में कंपनी का और 3000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का प्लानिंग है, जो कि यहाँ पे आगे दिखाया गया है कि कुछ जो साइट्स है उसके अंदर ऑलरेडी एक्सपेंशन हो गया है और कुछ साइट के ऊपर आने वाले टाइम में वो 3000 करोड़ के आसपास का और एक्सपेंशन करने वाली है। तो एक्सपेंशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स वो बहुत अच्छा एक्सपेंशन प्लान इनके पास अभी प्रेजेंस है। अगर यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो दिसंबर 23 में कंपनी ने एक 3000 करोड़ का लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है एग्रोकेमिकल सेक्टर में कुछ अपने क्लाइंट के साथ, जिनका नाम यहाँ पे बेसिकली मेंशन नहीं किया है कुछ प्राइवेसी के चलते। और जनवरी 24 के अंदर स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में ही 6000 करोड़ के इनके कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, जो कि और अनदर अच्छी बात है। अगर इनके टैक्सेशन की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले कुछ टाइम में जो इनके टैक्स है वो 15 to 17% के अराउंड ही रहने वाले हैं। और यहाँ पे इनके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो अभी जो कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है जिनके चलते वो 40 से ज़्यादा और जो प्रोडक्ट्स है वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखो तो ये क्लोरोटोल्यूइन करके एक केमिकल आता है, उनकी जो कैपेसिटी है वो 42,000 टन पर एन्यूअल इतनी करने वाली है, जो कि पूरे विश्व का 20% है। तो ये जो एक प्लांट है वो उनका बहुत बड़ा प्लांट होने वाला है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और झगड़िया के अंदर कंपनी ने 100+ एकड़ ज़मीन ली है, जिनके अंदर आने वाले टाइम में बहुत सारे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, जो कि बहुत अमेजिंग यहाँ पे एक्सपेंडिचर होने वाला है, वो हमें जानने को मिला फ्रेंड। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है वो मैं जनरली फाइनेंशियल रेशियोज़ और नंबर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी फाइनेंशियल नंबर या जो रेशियोज है वो यहाँ पे कोई बढ़ता है या कम होता है तो उनका वाई जानने की ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर और जो रेशियोज है वो बढ़ने के या कम होने के वाई अगर हम जान लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कोई भी नंबर बढ़ा है या कम हुआ है तो उनका जो रीज़न है वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, वो जानने को मिलता है फ्रेंड्स। तो उनके हिसाब से अगर यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो इनका मार्केट कैप 19,000 करोड़ का है, जो कि अभी इनके शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, उनके चलते ये मार्केट कैप कम हो गया है। बाकी इनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अगर डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो 0.61% का डेट है, जो कि अभी कंपनी लगातार कैपिटल एक्सपेंशन कर रही है, जिनके चलते इनको डेट लेना पड़ा है। तो ये है डेट का वाई, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है तो थोड़ा बहुत डेट लेना पड़ा है। तो आगे डेट के बारे में हम जब बैलेंस शीट के डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। अगर ROE की बात की जाए तो 8% की है और ROC यहाँ पे 7% की है, जो कि यहाँ पे ROE और ROC बहुत कम है। तो वो कम होने का रीज़न यानी वाई हम क्लियर करें तो फ्रेंड्स कोई भी स्टॉक का ROE और ROC है वो अपने नेट प्रॉफिट के साथ लिंक होता है। तो यहाँ पे कोई भी कंपनी का फ्रेंड्स जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार कम हो जाता है, तब उनका ROE और ROC है वो भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे इनके जो नेट प्रॉफिट्स है वो अगर आप देखो तो कम हुए, तो क्यों कम हुए उनका वाई हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तब वो जानने की ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्टॉक पी की बात करें तो 39 का पी है, जो अपने इंडस्ट्री पी से भी ज़्यादा है। और यहाँ पे आप उनके खुद के पी से भी कंपेयर करो तो उनका जो मीडियन पी है उनसे भी अभी ज़्यादा है। तो यहाँ पे पी ज़्यादा क्यों है उनका वाई अगर हम क्लियर करें फ्रेंड्स, तो स्टॉक पी का जो लिंक है वो भी अपने नेट प्रॉफिट के साथ ही होता है। तो जब कोई कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन हो जाता है तो उनका जो पी है वो बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो उनका नेट प्रॉफिट अभी कम हो गया है, तो क्यों कम हुआ वो हम इनके जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे बुक वैल्यू की बात की जाए तो 146 का बुक वैल्यू है,
जो अपने खुद के बुक वैल्यू से यहाँ पे आप कंपेयर करोगे फ्रेंड्स, तो उनके जो मीडियन बुक वैल्यू रेशियो है उनसे भी कम है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से आप इस स्टॉक को अभी भी अंडर वैल्यूड कह सकते हो, और पी के हिसाब से ये स्टॉक अभी भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, ऐसा हम इनको कह सकते हैं। तो इनके बाद फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो जून 2021 में जो 1300 करोड़ की सेल्स थी वो बढ़कर जून 2024 तक फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 19 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जो कि यहाँ पे सेल्स के अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। जो कि जैसे जैसे कंपनी के प्लांट्स ऑपरेशनल हो रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे सेल्स लगातार बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो 165 करोड़ का प्रॉफिट था वो अभी कम होकर 137 का ही रह गया है, और उसके आगे तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो नेट प्रॉफिट कम हुआ है उनका वाई अगर हम जानने की मैं जब ट्राई करता हूँ तो सबसे पहले ये जो टैक्स है उसको मैं देखता हूँ कि कहीं कंपनी ने ज़्यादा टैक्स तो पे नहीं कर दिया कुछ टाइम में। तो यहाँ पे आप देखो तो टैक्स के अंदर उतना फ्लक्चुएशन नहीं है, फ्लक्चुएशन तो है लेकिन उतना नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन की बात की जाए तो पिछले कुछ टाइम में जो डेप्रिसिएशन था उससे ऑलमोस्ट डबल जितना डेप्रिसिएशन हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी कंपनी एक्सपांसन करती है तो जो एसेट्स होते हैं उनको परचेज करती है, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, और ये कैपिटल एक्सपांसन के लिए कंपनी जो लोन लेती है उसके ऊपर यहाँ पे आप देखो तो इंटरेस्ट भी लगता है। तो अभी कंपनी ने लोन भी थोड़ा ज़्यादा लिया है तो उनके ऊपर ये इंटरेस्ट भी पे कर रही है, तो उनके चलते ये इंटरेस्ट अमाउंट भी दिखाई गई है। तो ये उतना नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि कंपनी डेट ले रही है, एक्सपांशन कर रही है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है और इंटरेस्ट की कुछ अमाउंट लगती है। लेकिन यहाँ पे मार्जिन की बात की जाए फ्रेंड्स तो पहले जो 25% के आसपास मार्जिन थी वो कम होकर 15-16% रह गई है। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव बात हम कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मार्जिन कम क्यों हुआ उनका वाई हम आगे फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ईयरली बेसिस के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए तो जो 2000 करोड़ की सेल्स थी वो बढ़कर ऑलमोस्ट अभी 7000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जो कि बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है। और यहाँ पे देखो तो एवरी ईयर उनकी सेल्स बढ़ी है। और यहाँ पे सेम नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो जो पहले 135 करोड़ का नेट प्रॉफिट था वो यहाँ पे आप देखो फ्रेंड तो हाईएस्ट एवर 1100 करोड़ तक पहुँच गया था। लेकिन उनके बाद लगातार इनके जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कम क्यों हुआ वो ईयरली बेसिस पे भी अगर हम जान ले तो देखो तो टैक्स की अमाउंट में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन डेप्रिसिएशन में आप देखो तो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन बढ़ गया है, क्योंकि कंपनी एक्सपांसन कर रही है। तो जो एसेट्स ये परचेज करती है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, और यहाँ पे एक्सपांसन के लिए लोन लिया गया है तो उनके ऊपर इंटरेस्ट भी अभी बढ़ रहा है। तो ये खर्चा भी यहाँ पे कंपनी दिखा रही है, जिनके चलते नेट प्रॉफिट कम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये उतना नेगेटिव बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मार्जिन की बात की जाए फ्रेंड्स तो पहले जो ईयरली इनके 20% के मार्जिन थे वो ईयरली मार्जिन भी अराउंड 15% के आसपास हो गई है। तो यहाँ पे मार्जिन का वाई हम आगे देखेंगे कि ये मार्जिन कम हुआ तो क्यों कम हुआ। तो फ्रेंड्स इनके बाद अगर यहाँ पे हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो अभी इनके पास इक्विटी कैपिटल 181 करोड़ का है। और रिजर्व्स की बात करें फ्रेंड्स तो लगातार रिजर्व्स बढ़ा है, और अभी के टाइम में हाईएस्ट एवर रिजर्व इनके पास है। लेकिन ये कंपनी जो एक्सपांसन कर रही है उनके चलते इनको लोन भी लेना पड़ा है, तो इनके जो लोन की अमाउंट है बोरोइंग वो भी हाईएस्ट एवर है। लेकिन एक्सपांसन के चलते इनकी एसेट्स की बात की जाए तो एसेट्स कंपनी ने लगातार बढ़ाए हैं जो हाईएस्ट एवर है। और यहाँ पे CWIP में भी देखो तो बहुत सारी अमाउंट है जो कि कंपनी ने आगे भी एक्सपांशन करने वाली है, और ये एसेट्स जैसे ही ऑपरेशनल होंगे तो उनकी सेल्स भी बढ़ जाएगी। तो आगे यहाँ पे कैश फ्लो की बात की जाए फ्रेंड्स तो एवरी ईयर का कैश फ्लो पॉजिटिव में है, और अभी लास्ट के 2 साल का जो कैश फ्लो है वो तो हाईएस्ट एवर है। तो यह भी एक अच्छी बात है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास यहाँ पे 42% का स्टेक है, FII के पास 10% के आसपास का स्टेक है, और DII के पास 18% का स्टेक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट के पास भी कुछ होल्डिंग है, और पब्लिक के पास इनकी 30% जितनी होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है
उनके पास माल ज़्यादा है और वीकेंड्स के पास थोड़ा माल कम है, जो कि एक अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने कंपनी की वेबसाइट विजिट की, उनके फाइनेंशियल रेशियोज देखा और इसके फाइनेंशियल नंबर भी देखे। वहाँ से हमें यह पता चलता है कि कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में जो गिरावट आई वो मार्जिन थोड़े कम हुए हैं और एक्सपांशन के चलते डेप्रिसिएशन कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट के चलते उसके नेट प्रॉफिट कम हुए हैं। बाकी तो ये एक अच्छी खासी कंपनी ग्रो कर रही है, ऐसा हमें देखने को मिला है। लेकिन फर्दर और जानकारी के लिए यहाँ पे जो कॉनकॉल सेगमेंट है उनके अंदर में फ्रेंड्स ये जो पीपीटीज करके ऑप्शन है उसको पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे इनके पीपीटीज की बात की जाए फ्रेंड्स, तो पीपीटीज के अंदर फ्रेंड्स सभी जो फाइनेंशियल नंबर और रेशियोज है वो बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, कम हुआ तो क्यों कम हुआ, उनको एकदम रीज़न के साथ दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देखो तो 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, कितने एम्प्लॉय, सभी चीज़ों को एकदम ग्राफिकल व्यू में बताया गया है। उनके जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन कौन से सेक्टर के अंदर यूज़ होता है, वर्ल्ड वाइड उनका जो रेवेन्यू है वो कैसा है और इनके कस्टमर कौन कौन से हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये मैंने पूरा पढ़ा है, जो आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हमने आगे जैसे कहा था कि इनके जो मार्जिन कम क्यों है वो मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे जानने को मिला। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो मालूम चलेगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने बेसिकली दिखाया है कि इनके ऊपर एक ग्लोबल चैलेंजेस है, जिनके अंदर चाइना के अंदर जो केमिकल कंपनियाँ हैं वो अपनी ओवर कैपेसिटी के चलते उनके पास मटेरियल ज़्यादा है, तो उन्होंने ग्लोबल मार्केट में एकदम सस्ते दाम पे ये जो कुछ केमिकल्स है वो निकालना चालू किया है, जिनके चलते इनकी जो प्राइसिंग पावर है उसके अंदर ड्रॉप आने के कारण इनके जो मार्जिन है वो थोड़े डाउन हुए हैं और आने वाले कुछ टाइम तक ये मार्जिन ये कंपटीशन के चलते कम रह सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। और बाकी भी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। इन्होंने कुछ यूपीएल के साथ जॉइंट वेंचर किया है और फ्यूचर में ये कौन कौन से एक्सपांसन करने वाले हैं, कितने अमाउंट के करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा समझाया है। यहाँ पे भी एक्चुअली इन्होंने बताया है कि ये जो रेड सी का एक क्राइसिस है उनके चलते भी इनके मार्जिन के अंदर थोड़े प्रॉब्लम आए हैं। और यहाँ पे चाइना की भी बात की गई है फ्रेंड्स कि चाइना ने कुछ केमिकल्स है वो एक्चुअली ग्लोबल मार्केट में डंप किया है, तो उनके चलते उनकी प्राइसिंग के अंदर प्रेशर आया है, ये ऐसा दिखाया गया है। तो और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एकदम ग्राफिकल व्यू में बताया गया है। अगर आप एक इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो तो आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंट दोनों बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा पढ़ा है, तो इनके अंदर मुझे एकदम पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेशन रीड करने को मिली है। तो उनके बाद मैं फर्दर जानकारी के लिए ये कॉनकॉल सेगमेंट के अंदर ही यहाँ पे आप देखो तो ट्रांसक्रिप्ट करके जो ऑप्शन है उनको पढ़ने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे तो यहाँ पे जो कंपनी की एजीएम होती है उनके अंदर जो मैनेजमेंट है वो अपने मुंह से ही बताते हैं कि कंपनी अभी क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी वो जो मार्जिन की मैं बात कर रहा था उसके बारे में बताया है कि ये जो कुछ ग्लोबल चैलेंजेस है जिनके अंदर चाइना की जो कुछ ओवर कैपेसिटी है, जिनके चलते यहाँ पे इनके मार्जिन के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है, उनके अंदर भी फ्रेंड्स यहाँ पे आप डीपली सभी चीज़ों को पढ़ोगे ये ट्रांसक्रिप्ट में, तो यहाँ पे डीपली बताया गया है कि इनके जो सभी केमिकल्स है वो उनके ऊपर ये मार्जिन का प्रेशर नहीं है, लेकिन अभी जो नई नई उनकी कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है उनके अंदर जो कुछ नए प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली उसके अंदर ये बिगिनर है, तो उनके चलते कुछ प्राइसेस को ड्रॉप करना पड़ा है, तो उनके चलते इनके जो मार्जिन है वो कम हुए हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट का और भी आगे यहाँ पे कहा है कि ये जो मार्जिन प्रेशर है वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि वो भी एक कॉरपोरेट ही है, तो वो दोनों आपस में मिलके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, ऐसा यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। लेकिन ये कंपटीशन अराउंड 1 साल तक रह सकता है, ऐसा भी यहाँ पे बताया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी है जो ये मीटिंग के अंदर सवाल करते हैं, तो उनसे भी हमें जानने को मिलता है कि अभी जो कंपनी है वो कौन से चैलेंजेस को फेस कर रही है, और उनके जो सॉल्यूशन है उनके बारे में भी वो बताती है कि ये प्रॉब्लम का हम ये सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये मैंने पढ़ा, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मुझे देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका। तो अब हम इनके टेक्निकल को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स,
आरती इंडस्ट्रीज़ के शेयर के टेक्निकल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखो तो ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से अभी 50% से भी ज़्यादा डाउन है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से अगर बात करते हैं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये शेयर हमें 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा स्टॉक मेरे रडार में आता है तो मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड, ये स्टॉक अराउंड 600 के आसपास था तब मेरे रडार में आया, तो मैंने इसकी स्टडी की, मुझे अच्छा लगा। तो कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा हो, मैं मेरे पोर्टफोलियो का 7% से ज़्यादा हिस्सा एक स्टॉक में कभी नहीं लगाता हूँ। तो मेरे पोर्टफोलियो का 7% होता है फ्रेंड्स 30,000 रुपीज़। तो वो जो 30,000 रुपीज़ है उनको भी मैं एक साथ में नहीं लगाता हूँ, उसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, 10,000, 10,000 एंड 10,000। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 600 के आसपास मैंने मेरी जो पहली SIP 10,000 की है वो इन्वेस्ट कर दी थी। और उसके बाद जनरली मैं क्या करता हूँ कि मेरी एवरेज प्राइस से 10% अगर डाउन आता है तो मैं अपनी नेक्स्ट वाली SIP डाल देता हूँ। तो मेरी जो परचेजिंग प्राइस थी उनके बाद मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव होने के कारण 10% के आसपास डाउन हुआ था ये शेयर। तो मैंने अपना जो 10,000 बाकी का था वो SIP भी डाल दी है। अगर ये प्राइस से और 10,000 जो यहाँ के आसपास प्राइस आएगा तो मैं जो एक SIP बाकी है वो डाल दूँगा। और अगर ये प्राइस डाउन नहीं आता है और यहाँ पे ही कंसोलिडेट करता है तो वो कंसोलिडेशन के आसपास ही एक जो SIP बाकी है वो डाल दूंगा। अदरवाइज ये डायरेक्ट ऊपर जाता है तो यहाँ पे जो आप देखो तो कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट है, उनको अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे एक जो बाकी SIP है 10,000 की वो मैं फ्रेंड्स डालने वाला हूँ। तो ये था फ्रेंड्स मेरा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं कैसे सोचता हूँ वो अगर मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये जो कंपनी है वो ये प्राइस जो है उनके आसपास से भी अगर ये कंपनी के अंदर कुछ फंडामेंटल सुधरते हैं और आने वाले टाइम में कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई तक भी अगर जाती है तो हमें यहाँ पे सिंगल शॉट के अंदर 100% के ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस है। तो ये रिटर्न देने में अगर कंपनी 3 साल जितना भी टाइम लगाती है फ्रेंड्स, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से 3 ईयर में 100% रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है फ्रेंड्स। तो ये था मेरा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद मेरी जो सोच है वो सोचने का तरीका। तो फ्रेंड्स, अगर आपके रडार में ऐसा कोई स्टॉक आता है तो आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहोगे और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी सोच और आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है उनको ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।